गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 विज्ञान में आज हम शुरू करेंगे हमारा पहला पाठ, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बहुत ही सरल और आसान है। तो हमारे पास आज पहला सवाल है, दैनिक जीवन में दिखने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में कुछ इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दिखाई देती हैं कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो वह दूध फट जाता है। वह एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे की जो भी चीज़ें होती हैं उसे आर्द्र वायुमंडल में, आर्द्र यानी अभी जो बारिश हो रही है उसमें जो वायुमंडल है उसमें उसे कहेंगे आर्द्र वायुमंडल, यानी कि हवा में भेज होती हैं। तो ऐसे आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो उसे जंग लग जाती है। अंगूर का भी किण्वन हो जाता है, यह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन पकाना, यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, हम सांस लेते हैं, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। आगे के सवाल की ओर चलते हैं। उसके पहले एक चीज़ यहाँ पर है, आप लोग ये क्रियाकलाप पढ़ना आप लोग, जिसमें मैग्नीशियम को यहाँ पर देखिए, यह मैग्नीशियम जो है उसको स्पिरिट लैंप या बर्नर पर उसे दहन करवाना है। दहन करने पर क्या होता है तो वह पीछे के पेज पर दिया गया है कि दहन करने पर वह श्वेत चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम की रिबन का दहन होता है और वह श्वेत चूर्ण यानी पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। यह याद रखना है। आगे के सवाल की ओर चलते हैं कि दूसरा सवाल, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे है, छपा नहीं है, मिलते हैं। तो कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो कुछ इस प्रकार के परिवर्तन हमारे पास हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है तो अवस्था में परिवर्तन होता है। पदार्थों की अवस्था में, यानी जो ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, ऐसी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। उसके पदार्थों के रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निष्कास अथवा उत्सर्जन हो सकता है और तापमान में परिवर्तन हो सकता है। ये चार अभिक्रियाओं के दरमियान ये चार चीज़ें हमें दिखाई देगी। आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। रासायनिक समीकरण बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही काम का सवाल है। तो हमने ऊपर जो क्रियाकलाप था उसमें देखा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम की रिबन का दहन होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों के बीच अभिक्रिया होने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इसे वाक्य के स्वरूप में मैंने यहाँ पे दिखा दिया। यानी ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। इसमें आप लोग देखेंगे तो मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ये दोनों ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसीलिए उसे अभिकारक कहेंगे। और इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसे हम उत्पाद कहेंगे। याद रखना है बच्चों आप लोगों को, अभिकारक जो हैं उनमें से उत्पाद बनते हैं। तो यह सरल रासायनिक समीकरण था। थोड़ा और भी इसके अंदर लिखा हुआ है, हमें देखना है। यहाँ पर है कि ये जो हमने शब्द समीकरण देखा उसमें अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। इस प्रकार से तीर का निशान आप लोगों ने देखा होगा, यह तीर का निशान है। तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है।
अभिकारकों के बीच योग का निशान लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है, जबकि उत्पादकों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। और तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। यहाँ पर देखते हैं, यदि अभिकारक जो है 2 या 2 से अधिक हो तो उनके बीच में ऐसे प्लस का निशान लगाया जाता है। अभी उत्पाद हमारे पास यहाँ पर एक ही है, लेकिन 2 या 2 से अधिक होंगे तो उसमें भी प्लस का निशान लगा के आगे लिखा जाता है। और ये तीर का सिरा उत्पाद की ओर ही होता है, यानी यह तीर यह बताता है कि ये 2 जो पदार्थ हैं उनमें से ये उत्पाद यानी ये पदार्थ इसमें से ये बन रहा है, ऐसे समझाता है ये तीर का निशान। आगे के सवाल की ओर चलते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो हमने अभी ऊपर समीकरण देखा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसी समीकरण में ध्यान से देखिए, इस तरफ 2 ऑक्सीजन है और इस तरफ एक ही ऑक्सीजन है, जबकि मैग्नीशियम दोनों तरफ समान है। तो तीर के निशान के बाईं और तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती हमने की, तो गिनती करने पर पता चला कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। समान नहीं है, यदि नहीं है तो समीकरण कैसा कहलाता है? असंतुलित, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। एक तरफ 2 ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ एक ही ऑक्सीजन है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहलाता है। यह असंतुलित रासायनिक समीकरण की बात हुई, दोनों तरफ परमाणु की संख्या अलग अलग होती है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? तो संतुलित क्यों करना चाहिए? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम हमने 9वीं में पढ़ा था, 9वीं कक्षा में। उसमें लिखा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यह महत्व है, यहाँ पर सवाल में दिखाया गया। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व यही है कि दोनों तरफ उत्पाद और अभिकारकों का उत्पाद और अभिकारक जो है उनका कुल द्रव्यमान दोनों तरफ समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तीसरा सवाल हमारा था, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना चाहिए? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। आगे का सवाल देखते हैं। अब थोड़ा महत्व का सवाल आता है कि यह जो समीकरण आप लोगों को दिख रहा है, यह समीकरण मैंने सवाल में नहीं लिखा। यह समीकरण जो है उसे संतुलित कीजिए और योग्य चरणों द्वारा समझाइए। समीकरण को संतुलित कीजिए और योग्य चरणों द्वारा समझाइए। तो यह समीकरण जो है वह पहले तो हम देख लेते हैं कि असंतुलित है, क्योंकि ध्यान से देखिए इसमें जिंक जो है वो तो एक है, वो तो समान है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। यहाँ पर समीकरण को संतुलित करने का सवाल जो है, नहीं वो सही, ये समीकरण नहीं है, ये समीकरण गलत है। समीकरण को संतुलित करना और योग्य चरणों द्वारा समझाइए, वो सवाल पीछे के, उसका आंसर पीछे है। तो देखते हैं पीछे हमारे पास कहाँ गया समीकरण।
यहाँ पर है। यह देखिए अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है कि यह निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। यह इस समीकरण को संतुलित करना है। ऊपर वाला गलती से आ गया था। इसमें ज़रा चेक करते हैं। यहाँ पर Fe यानी आयरन 1 है, यहाँ पर 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन समान दिख रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यानी कि ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसे संतुलित करने के लिए पहला चरण, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए और बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, याद रखना है। तो इस प्रकार के बॉक्स बना लेना, ये हमारा पहला चरण। ये बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद दूसरा चरण कि असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाइए। तो 3 परमाणु उसके अंदर दिखाई देते हैं, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आयरन दोनों तरफ यहाँ पर 1 है और दूसरी तरफ 3 है। अभिकारकों में 1 और उत्पादों में 3 है। हाइड्रोजन देखिए ध्यान से, दोनों तरफ 2-2 हैं, उसकी चर्चा हमने की थी। जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है अभिकारक में और उत्पाद में 4 हैं, 1 और 4। यह बहुत ही ज़रूरी है। जब समीकरण को संतुलित करना हो तो यह अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद क्या करना है, चरण 3। चरण 3 में देखते हैं। तो सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। सबसे अधिक ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर 4 दिखाई देगा, उसे पहले संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन की बारी सबसे पहले आएगी, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद, कुछ भी हो। जिसकी परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है उसी को सबसे पहले संतुलित करना है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए ध्यान से देखिए आप लोग कि यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर जो 4 है उत्पाद में, तो इसे भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, तभी दोनों तरफ परमाणु की संख्या कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो इस आधार पर Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्वों को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1। यहाँ पर हमने देखा दाईं ओर 4 है जबकि बाईं ओर 1 है। तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर 4 से गुणा करना है। तो यह बॉक्स बनाया गया है, उसमें ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए अभिकारकों में यहाँ पर देखिए ध्यान से 4 से गुणा किया है। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान हो गई। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदलते हैं। यह जो सूत्र दिख रहा है उसमें कोई परिवर्तन करेंगे नहीं। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर H2O के आगे हमने 4 गुणांक लगा दिया है। यह ऑक्सीजन दोनों तरफ 4-4 समान हो गया। तो ऑक्सीजन के आगे H2O के आगे 4 लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं। तो आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार हो गया। यह आंशिक थोड़ा सा संतुलित हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन तो समान हो गए। अब हमारे पास 2 चीज़ें बाकी हैं, आयरन और हाइड्रोजन। तो अब हम आयरन और हाइड्रोजन अभी संतुलित नहीं हैं, तो हम पहले इसमें से हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। ध्यान से देखिए, जब हमने यहाँ पर जब 4 से गुणा किया ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन 8 हो गए और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पर 1। अब इन दोनों को समान करना हो तो इसे कितने से गुणा करना पड़ेगा, 8 से, तो दोनों समान हो जाएंगे। तो सॉरी, यहाँ पर 8 नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पर 2 हैं। मैंने 1 बताया था, 2, यहाँ पर 2 दिख रहा है।
तो हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। H2 को 4 से गुणा करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, H2 को 4 से गुणा किया तो दोनों तरफ हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या समान हो गई। तो यहाँ पर आगे 4 लगा देना है, बाकी सब ऐसे ही रखना है। आगे बढ़ते अब हमारे पास 5वां चरण। 5वें चरण में ध्यान से देखिए, अब ये आयरन एक ही तत्व बाकी रह गए हैं। यह परमाणु जो है इसमें 3 हैं और यहाँ पर 1। तो आयरन में यहाँ पर 3 है तो इसे 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो आयरन को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe को 3 से गुणा कर देते, यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया। अब इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सभी परमाणुओं की संख्या समान हो गई। चेक कर लेते हैं। अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का परिकलन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 आयरन, यहाँ पे भी 3 आयरन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन माना जाता है, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन। तो दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। अतः यह समीकरण अब कैसा हो गया? संतुलित। और इस विधि को एक और भी नाम कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि, क्योंकि इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक हमें ये आंसर लिखना है। सॉरी, एक और चरण बाकी है इसका, 7वां चरण, एक और आखिरी चरण इसका अभ्यास करते हैं। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, यह हमारा आखिरी चरण है इस सवाल का। 7 चरण, सातों सभी के सभी चरण हमें लिखने हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि रासायनिक, ये नहीं लिखना है हमें, रासायनिक समीकरणों को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव तथा जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को हम गैस को G से दर्शाएंगे, द्रव को L से, जलीय को 1 U से और ठोस को S से दर्शाएंगे। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो हमें 1 U लिखना पड़ता है। ऐसे अवस्थाएं दर्शानी पड़ती हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण को संपूर्ण बनाने के लिए यह ठोस है, यह गैस है, यह ठोस है और यह गैस। उसके बाद और चीज़ हमें लिखनी है कि भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाना पड़ेगा। जैसे कि ये तो हो गया भौतिक अवस्था। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे, ऐसे ऊपर या ऐसे नीचे भी दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ तक हमें इसका आंसर लिखना है, यहाँ तक 7 हमें इसके चरण लिखने हैं। आगे के सवाल की ओर चलते हैं हम। रासायनिक उत्पाद का निर्माण कैसे होता है? रासायनिक उत्पाद का निर्माण, रासायनिक उत्पाद किस प्रकार बनते हैं? तो रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व में के परमाणु में नहीं बदलता, हमें पता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। नए पदार्थों का निर्माण यानी उत्पाद का निर्माण होता है। किस कारण से? तो आबंध के टूटने एवं जुड़ने से पदार्थों का यानी उत्पादों का निर्माण होता है। आगे सवाल देखते हैं 9 नंबर का। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ समझाइए। तो संयोजन की बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ये 2 पदार्थ हमारे पास हैं। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है जल। इन दोनों के साथ उसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक
यहाँ पर ध्यान से देखिए, दो या दो से अधिक अभिकारक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसका उदाहरण यहाँ पर ही है, यही है, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह उसका उदाहरण हो गया। 10वां सवाल है, कोयले का दहन और जल का निर्माण कौन से प्रकार की अभिक्रिया है? कोयले का दहन यहाँ पर समझा सकते हैं। कोयले का दहन और जल का निर्माण दोनों किस प्रकार की अभिक्रिया हैं? तो संयोजन अभिक्रिया है। उसका ये उदाहरण दिखा सकते हैं कि कोयला जो है उसके अंदर कार्बन होता है, उसे दहन करने से वह हवा में रहे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दूसरा उदाहरण दूसरे पेज पर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण, यह भी संयोजन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर H2O यानी जल बनाते हैं। और संयोजन अभिक्रिया को यहाँ पर फिर से दूसरी बार परिभाषा दी गई है, यह भी आसान है, यह लिख सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं, हमारा 11वां सवाल है, घर की दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? समीकरण के साथ समझाइए। तो मैंने ये तीर का निशान किया है, यानी इसी बॉक्स के अंदर हमें घर की दीवारों को सफ़ेदी करने की बात की गई है। देखते हैं क्या लिखा है। तो घर की दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड हमने अभी ऊपर देखा, घर की दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए क्या होता है? तो इसी का उपयोग होता है, बुझे हुए चूने का। बुझे हुए चूने का विलयन, यह बुझा हुआ चूना है, यह पानी में मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। तो यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, घर की दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको लगाने से वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ धीमी गति करके अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत, जिससे हम लोग जब छोटे थे तो दीवारों पर से इन परतों को हम उखाड़ते थे और टाइम पास करते थे और दीवारों को ख़राब भी करते थे। सफ़ेदी करने के लिए 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको दीवार पर लगाने के बाद हवा में यानी वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के बाद 2-3 दिन के अंत में कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बन जाती है। इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। हमारे भी मुंह पर चमक आ जाती थी, हमें कुछ उखाड़ने को मिलेगा, हमारा भी टाइम पास होगा। रोचक बात यह है कि संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र यही है, कैल्शियम कार्बोनेट। घर में जो आरस के पत्थर लगाए जाते हैं उसके अंदर भी यही होता है, इसी से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। आगे हम 2 सवाल, अब आखिरी सवाल देख लेते हैं, 12 और 13। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर देखते हैं तो क्रियाकलाप 1.4 जो है कहाँ गया उसे ढूंढ लेते हैं। क्रियाकलाप 1.4 यहाँ पर, ये जो क्रियाकलाप है उसी का ये समीकरण है। इसमें अंत में यहाँ पर लिखा गया है ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हमें ये लिखना पड़ेगा, क्रियाकलाप 1.4 के अंदर जो है बताया गया तो यही लिखना है कि क्या लिखेंगे? तो अधिक मात्रा में, ऊपर का समीकरण लिखने के बाद लिखना है कि इस समीकरण में अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है
उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि घर पे हम लोग चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं तो वह गर्म होती हैं। तो चाय बनाना, कॉफ़ी बनाना या दूध को उबालना, गर्म करना, यह सभी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हैं। रोटी बनाते हैं तब भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसके उदाहरण में एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर एक ही उदाहरण है, यहाँ 2 उदाहरण दिए गए हैं। ध्यान से देखते हैं 2 उदाहरणों को। नहीं, एक ही उदाहरण है, यहाँ पर एक ही उदाहरण लिखना है। यह प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे कि मीथेन CH4 यानी मीथेन की हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनेगा और ऊर्जा उत्पन्न होती है। गैस को जलाने पर, हमारे घरों में भी जो चूल्हा होता है उसमें जो गैस आती होती है, उस गैस को जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। मैंने अभी बात की, चाय कॉफ़ी बनाते हैं तो वह गर्म होता है, वह एक प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आखिरी सवाल हमारे पास है, आज का आखिरी सवाल है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाइए। श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किस लिए है उसकी बात करते हैं। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, किस लिए, तो हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे कि चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनती है हमारे शरीर में, और इसी ग्लूकोज से हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी ग्लूकोज से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए श्वसन जो है वह एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस क्रिया के दौरान ग्लूकोज बनती है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ग्लूकोज है, ध्यान से देखिए, और उसकी रासायनिक अभिक्रिया से हमें यहाँ पर देखिए ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक देखेंगे। एक अंदर और भी हमारे पास है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक और उदाहरण है कि शाक और सब्जियों में उसका जब विघटन हो जाता है तो कंपोस्ट बनता है, खाद बनती है, वह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ तक लिखना है आप लोगों को। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आधा पाठ ख़त्म हो चुका है, बाकी का आधा आप लोग आगे पढ़ के तैयार रखो। आगे हमारा मुद्दा आने वाला है वियोजन अभिक्रिया। पाठ को अंत तक पढ़ के रखिए, कल इसका दूसरा भाग आ जाएगा। और आप लोगों को याद रखना है कि जो भी वीडियो देखते हैं उसकी YouTube चैनल पर जाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और राइट साइड पर आप लोग देखेंगे बेल आइकन, उसको भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड होती हैं आप लोगों को तुरंत मिल जाएं, आप लोग उसी दिन उसका अभ्यास कर सकें और आगे बढ़ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।